भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई और 1764 के बक्सर युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां बनी। वे निम्न हैं। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पहला कदम था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया। मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर को इसके अधीन किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनने वाला प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत कोलकाता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इस कलकत्ता उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। 3 अन्य न्यायाधीश चैम्बर्स, लिमेंस्टर, हाइड। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। रेगुलेटिंग अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। रेगुलेटिंग एक्ट को भारत में राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का प्रावधान किया गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए कानून विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। बीओडी और बीओसी। बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों के लिए, बीओसी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए। 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतनादि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। 1813 के चार्टर अधिनियम की विशेषता कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के अधिकार को छीन लिया गया, किंतु उसे चीन के साथ व्यापार, पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। 1813 का चार्टर अधिनियम द्वारा कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। 1813 से पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी। 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा मिल गई। 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत का शासन करना रह गया। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा बम्बई तथा मद्रास के परिषदों की विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद में शामिल किया गया। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया।
1843 में उनका अनुमूलन किया गया। 1833 के अधिनियम द्वारा धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्मस्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया। 1833 अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल के परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। 1833 चार्टर अधिनियम द्वारा भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया। 1833 चार्टर अधिनियम द्वारा 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। 1853 का चार्टर अधिनियम 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। 1858 का भारत शासन अधिनियम 1858 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। 1858 का भारत शासन अधिनियम द्वारा भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। 1858 का भारत शासन अधिनियम द्वारा 15 सदस्यों को भारत परिषद का सृजन हुआ, जिसमें 8 ब्रिटिश, 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा। 1858 का भारत शासन अधिनियम भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। 1858 का भारत शासन अधिनियम मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया। 1858 का भारत शासन अधिनियम भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज सचिव का चयन किया गया। 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय बनाया गया। 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा बनने वाला अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग एवं प्रथम वायसराय हुए। 1861 के भारत परिषद अधिनियम 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ लॉर्ड कैनिंग द्वारा। 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, जिसकी अवधि 6 माह थी। 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पाटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। 1873 का अधिनियम 1873 अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग करने का उपबंध किया गया। 1873 का अधिनियम द्वारा 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। शाही उपाधि अधिनियम 1876 के द्वारा गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में 6ठे सदस्य के रूप में नियुक्त कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। शाही उपाधि अधिनियम 1876 द्वारा 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत का सम्राज्ञी घोषित किया गया। 1892 का भारत परिषद अधिनियम 1892 का भारत परिषद अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। 1892 का भारत परिषद अधिनियम द्वारा राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। 1909 का भारत परिषद अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे।
भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी मिली। 1909 का भारत परिषद अधिनियम द्वारा सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। भारतीयों को 1909 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषदों में नियुक्ति की गई। 1909 भारत परिषद अधिनियम द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला। 1909 भारत परिषद अधिनियम द्वारा प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई। 1909 भारत परिषद अधिनियम द्वारा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने, उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। 1909 भारत परिषद अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। 1909 ईस्वी में लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम 1909 का भारत परिषद अधिनियम था। 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। 1919 अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना हुई। प्रथम राज्य परिषद, दूसरी केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें 34 निर्वाचित होते थे। कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 144 थे, जिसमें 104 निर्वाचित, 40 मनोनीत। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्षों का था। 1919 अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक लियोनस कार्टियस थे। 1919 अधिनियम द्वारा प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया: आरक्षित तथा हस्तांतरित या अंतरित विषय। आरक्षित विषय में वित्त, भूमि, कर, अकाल सहायता, न्याय, पेंशन, पुलिस, आपराधिक जनजातियां, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, खान कारखाना, बिजली, गैस, बॉयलर, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियां, छोटे बंदरगाह और सार्वजनिक सेवाएं आदि। हस्तांतरित विषय में शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आबकारी उद्योग, तौल माप, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण, धार्मिक तथा अग्रहार दान आदि। आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाता था, जबकि हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से किया जाता था। इस द्वैध शासन प्रणाली को 1935 एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। 1919 अधिनियम द्वारा भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। 1919 अधिनियम द्वारा भारत में लोक सेवा आयोग गठन का प्रावधान किया गया। अतः 1926 में ली आयोग 1927-24 की सिफारिश पर सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 1919 अधिनियम द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। 1919 अधिनियम ने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। 1919 अधिनियम में पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। 1919 अधिनियम के अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। 1919 अधिनियम में केंद्रीय विधानसभा में वायसराय के अध्यादेश जारी करने की शक्तियों को निम्न रूप में बनाए रखा गया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज था। 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 अधिनियम द्वारा साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। 1935 अधिनियम में 321 अनुच्छेद 10 अनुसूचियाँ थीं। 1935 अनुच्छेद की विशेषताएं। अधिनियम की विशेषताएं: अखिल भारतीय संघ, 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों और उन देशी रियासतों से मिलकर बना था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हो। प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था।
1935 अधिनियम द्वारा प्रांत स्वायत्तता प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। 1935 अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। केंद्र में द्वैध शासन अधिनियम के तहत परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची एवं संवर्ती सूची का निर्माण किया गया। परिसंघ सूची के विषयों में विदेशी कार्य, करेंसी, मुद्रा, नौसेना, सेना, वायुसेना, जनगणना जैसे विषय थे। प्रांतीय सूची में पुलिस, प्रांतीय, लोक सेवा और शिक्षा। संवर्ती सूची में दंड विधि और प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह एवं विवाह विच्छेद आदि। 1935 अधिनियम के बारे में नेहरू और अंबेडकर ने कहा गुलामी का अधिकार पत्र है। नेहरू ने कहा कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। अंबेडकर ने 1935 अधिनियम को कहा, मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। 1935 अधिनियम द्वारा संघ न्यायालय की व्यवस्था की गई। संघ न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई। न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति प्रिवी काउंसिल लंदन को प्राप्त थी। 1935 अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता की बात की गई। 1935 अधिनियम द्वारा भारत परिषद का अंत किया गया। 1935 अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। 1935 अधिनियम द्वारा अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। 1935 अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। 1935 अधिनियम द्वारा अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय का अधीन कर दिया गया। 1935 अधिनियम द्वारा बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर दिया गया। 1935 अधिनियम के द्वारा देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। 1935 अधिनियम ने मताधिकार का विस्तार किया। लगभग 10% जनसंख्या को मत अधिकार मिला। भारत सरकार अधिनियम 1935 के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ। 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में 20 धाराएं थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के प्रमुख प्रावधान 2 अधिराज्यों की स्थापना 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे। 1935 अधिनियम के तहत सिलहट जिले ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रवृत्त होने के पूर्व जनमत संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष में मत दे दिया। 1935 अधिनियम द्वारा भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक गवर्नर जनरल होंगे, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। 1935 अधिनियम द्वारा संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना को सुनिश्चित किया गया। 1935 अधिनियम द्वारा भारत मंत्री के पद समाप्त कर दिए जाएंगे। 1935 अधिनियम द्वारा शासन जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनकर तैयार नहीं होता उसी के अनुरूप होगा। 1935 के अधिनियम के द्वारा ही होगा। 1935 अधिनियम द्वारा देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपारिता का अंत कर दिया गया।